नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापी यंत्रों पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों को हमने विस्तार पूर्वक समझाया है। आप सभी प्रश्न लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। बाकी और प्रश्न भी मापी यंत्रों पर आधारित लेकर वीडियो हम आएंगे पार्ट 2 पार्ट 3 के नाम से। तो ये पार्ट 1 है और इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन ये है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक मापी यंत्र का प्रकार है। देखिए दोस्तों, मापी यंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी कह दो, या फिर एब्सोल्यूट यंत्र और सेकेंडरी यंत्र कह दो। यानी प्राथमिक यंत्र जो होते हैं उनको परम यंत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में एब्सोल्यूट यंत्र भी कहते हैं। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या होगा, तो इस पर अपन बात करेंगे। प्राथमिक मापी यंत्र वो यंत्र होते हैं जो किसी वैद्युतिक राशि की केवल और केवल उपस्थिति दर्शाते हैं। यानी ये हमें इतना बताते हैं कि कोई वैद्युतिक राशि है या नहीं। अगर वैद्युतिक राशि है तो कितनी, ये नहीं बताएंगे। सेकेंडरी यंत्र वो होते हैं जो वैद्युतिक राशि की प्रेजेंस के साथ साथ उसकी वैल्यू भी दिखाते हैं। जैसे वोल्ट मीटर हमें ये बताता है कि इस सप्लाई में वोल्टेज आ भी रही है और 240 वोल्ट आ रही है या 415 वोल्ट आ रही है, तो वो हमें बताता भी है। तो प्राथमिक यंत्र में देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा अपने ए, चुंबकीय कंपास। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में इसको कंपास और पूरा इसका कंपास निडल, हिंदी में इसको चुंबकीय सुई। कुछ भी नाम आपके सामने हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चुंबकीय कंपास क्या करती है कि हमें पोल की पोलरिटी या दिशा दर्शाने के काम तो आ जाती है। यानी ये पोल की पोलरिटी दर्शाने के काम आती है, फ्लक्स बनाने के दिखाने के काम आती है। यानी ये बता तो देती है कि फ्लक्स है या नहीं, लेकिन है तो कितना, ऐसा नहीं बताते। इसी में और कई तरह के एग्जाम्पल आते हैं, जब थ्योरी आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लास में तब बताएंगे आपको। फेज टेस्टर, कंपास निडल, सिंक्रोस्कोप, ये सभी इसी में आते हैं। देखिए एमीटर, KWH मीटर, वाट मीटर, ये तीनों सेकेंडरी यंत्र के प्रकार होते हैं। एमीटर और वाट मीटर इंडिकेटिंग यंत्र होते हैं, जबकि KWH मीटर यानी ऊर्जा मीटर जो होता है ये एनर्जी मीटर का प्रकार है। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन है कि वे मापी यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि का तात्कालिक मान दर्शाते हैं वे कहलाते हैं। देखिए तात्कालिक मान या तत्क्षणिक मान हम इसको कह सकते हैं। तात्कालिक मान जो दर्शाते हैं तो वो सेकेंडरी मापी यंत्र होते हैं। अब इसमें सेकेंडरी मापी यंत्र का ऑप्शन अपन को 3 दे रखे हैं। देखिए ये इस प्रश्न में जो आपको उत्तर दिए गए थे, परम मापी ये प्राथमिक हो गया, सूचक, समाकलन और रिकॉर्डिंग, ये चारों जो होते हैं ये सेकेंडरी मापी यंत्र के प्रकार थे। तो जो तात्कालिक मान को दर्शाता है, तात्कालिक का मतलब ये होता है कि अभी रिसेंटली और तुरंत क्या चल रहा था, तो उसको तात्कालिक कहते हैं। और ऐसा मान दर्शाने वाले मापी यंत्र जो होते हैं वो सूचक मापी यंत्र कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। देखिए परम मापी यंत्र वो होते हैं जो केवल उपस्थिति दर्शाएंगे। समाकलन वो होते हैं जो कुल मान को दर्शाते हैं, यानी जब जब सर्किट में लगते हैं तब तक, जैसे ऊर्जा मीटर, KWH मीटर। और रिकॉर्डिंग यंत्र ये होते हैं जो मान को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा पी, सूचक मापी यंत्र। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है, यानी आइडियल वोल्ट मीटर है कोई। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पेपर में वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर पर आधारित कुल 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे भाई। किस तरह के क्वेश्चन होंगे? एक प्रश्न ये होगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आदर्श एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तीसरा प्रश्न ये होगा कि वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, यानी उसके आगे से आदर्श शब्द हटा देंगे। ठीक इसी तरह से एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, उसके आगे से भी आदर्श शब्द हटा देंगे। तो देखिए आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध पर अपन बात करेंगे तो एक आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ए उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। लेकिन अगर आदर्श शब्द नहीं दिया हुआ होता और सिर्फ सवाल यह होता कि एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो फिर उत्तर हो जाता बी, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, हाईएस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। सपोज करो कि यही प्रश्न एक आदर्श एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता तो फिर अपन सी उत्तर कर देते 0
और अगर प्रश्न ये होता कि एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, तो फिर अपन कर देते हैं निम्न, यानी जितना हो सके कम होना चाहिए। तो ये 4 प्रश्न आपके इस एक ही प्रश्न में कंप्लीट हो गए, तो आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एमीटर की मापन सीमा कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी हम एक एम्पियर मीटर जो था उसकी रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं। वो 1 एम्पियर अब माप सकता था, हम चाहते हैं कि वो 5 एम्पियर मापने जैसा बन जाए। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एमीटर कम प्रतिरोध वाला होता है। अगर उसके प्रतिरोध को पहले की अपेक्षा कम कर दिया जाए तो उसकी रेंज बढ़ जाती है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए उस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। अब देखिए, जब रेजिस्टेंस घटाना हो तो हम सब जानते हैं कम करने के लिए समांतर क्रम में लगते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि आपको इस प्रश्न में समांतर क्रम के 2 उत्तर दे रखे हैं, जैसे सी और डी। लेकिन देखिए, एक चीज़ तो श्योर हो गई कि अगर एम्पीयर मीटर की हम बात करें तो प्रतिरोध घटाना है, यानी समांतर क्रम में रेजिस्टेंस लगेगा, ये तो श्योर हो गया। यानी उत्तर या तो सी होगा या डी। देखिए, यहाँ तक तो कन्फर्म था आपका। तो प्रतिरोध घटाने के लिए ध्यान रखना है कि जितना प्रतिरोध पहले का होता है हमें उससे कम मान का रेजिस्टेंस लगाना होता है। तो समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, निम्न मान का प्रतिरोध लगाएंगे। निम्न मान के प्रतिरोध का मतलब क्या है कि जो वैल्यू अपने एम्पीयर मीटर की है हम उससे कम वैल्यू का लगाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। क्या करेंगे कि मीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध लगाकर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सपोज करो कि यही प्रश्न वोल्ट मीटर के लिए होता तो फिर इसका उत्तर हो जाता बी, कि मीटर के समांतर क्रम में उच्च मान का मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाकर। यानी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में लगता है और उच्च मान का लगता है। एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में लगता है और निम्न मान का लगता है। तो 2 बातें क्लियर हो गई आपकी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि उचित प्रकार से रीडिंग प्राप्त करने के लिए एक सूचक मापी यंत्र में होना चाहिए। यानी हमें प्रॉपर रीडिंग उससे लेनी है। तो एक मापी यंत्र में अवमंदक बल के बारे में अपन से पूछा जा रहा है कि उस मापी यंत्र में अवमंदक बल, जिसको डैम्पिंग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डैम्पिंग मापी यंत्र में होना जरूरी है। सूचक मापी यंत्र में 3 प्रकार के बल होते हैं, शायद आप सबको याद होगा। कौन कौन से? नियंत्रण बल, विक्षेपक बल और अवमंदक बल। देखिए, विक्षेपक और नियंत्रण बल की आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मापी यंत्र के सुई या पॉइंटर जो होता है वो दोलन करने लग जाता है और उसको रोकने के लिए अवमंदक बल लगाया जाता है। देखिए, जब प्रॉपर अवमंदक बल नहीं होगा तो मापी यंत्र रीडिंग हमें नहीं दे पाएगा। तो प्रॉपर अवमंदक जो होता है उसको हम क्रिटिकल या लेवल डैम्पिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, ओवर डैम्पिंग नहीं होना चाहिए, अंडर डैम्पिंग नहीं होना चाहिए और जीरो डैम्पिंग, यानी बिना डैम्पिंग के तो काम हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना है। सिंपल प्रश्न था, उत्तर हो जाएगा बी, क्रांतिक प्रतिरोध, क्रांतिक अवमंदन। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मापी यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है, मापी 1 एम्पीयर धारा मापन कर सकता है। यानी अभी फिलहाल वो 1 एम्पीयर माप रहा है जबकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है। सपोज करो, थ्योरेटिकल प्रश्न है फ्रेंड्स, आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इससे हम 5 एम्पीयर धारा का मापन करना चाह रहे हैं और इसके लिए हम यंत्र के समांतर क्रम में कितने ओम का शंट लगाएं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए जब हम समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध लगाते हैं तो उसको हम शॉर्ट में शंट बोलते हैं, ध्यान रखना। और वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज में जो उच्च मान का प्रतिरोध लगता है उसको मल्टीप्लायर कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि शंट लगाया जाता है, लेकिन शंट होगा कितना, तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। शंट प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि आर एस एच बराबर आर एम अपॉन एन माइनस 1। देखिए, आर एम का मतलब होता है मीटर का रेजिस्टेंस, लेकिन एन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो एन का मतलब होता है गुणक घटक बोलते हैं इसको, और ये होता है आई बटे आई एम। आई बटे आई एम का मतलब ये होता है वह धारा जहाँ अब मापी मापना चाह रहा है, और वह आई एम का मतलब होता है वह धारा जो मापी पहले माप रहा था। देखिए, अब अपन मापना चाह रहे हैं 5 एम्पियर, मापी पहले माप रहा था 1 एम्पियर। 5 बटे 1 को हल किया तो ये एन जो है ये अपना 5 आ गया। मापी का रेजिस्टेंस जो आर एम था वो अपन को 100 ओम स्पष्ट ही दे रखा था, यानी 100 आर ओम की जगह 100 आ जाएगा, एन की जगह उत्तर आ गया 5, क्योंकि 5 बटे 1 किया है हमने। देख लीजिए, मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर ये पहले 2 एम्पियर माप रहा होता तो फिर हम 5 बटे 2 करते और एन की जगह 2.5 आता, याद रखिएगा। अब एन माइनस 1 करना है, यानी 100 बटे 4 आ जाएगा, और 100 बटे 4 को जब हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 25 ओम। यानी इस
छठे प्रश्न का उत्तर होगा ए 25 ओम। प्रश्न को आप एक बार और दोबारा देख लीजिए और आप इसको हल करके ज़रूर देखिएगा। प्रश्न का उत्तर आपका मैच होना ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है और बहुत आसान प्रश्न भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0 से 500 वोल्ट रेंज के 2 वोल्ट मीटर 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई पर संयोजित किए गए हैं। दोनों मीटर की रीडिंग कितनी होगी यदि पहला वोल्ट मीटर MI प्रकार का और दूसरा वोल्ट मीटर PMMC प्रकार का हो। यानी 2 वोल्ट मीटर है जिनको हमने 415 वोल्ट AC सप्लाई पर लगाया। एक वोल्ट मीटर जो है वो MI टाइप यानी मूविंग आयरन टाइप का है और दूसरा वोल्ट मीटर जो है वो PMMC प्रकार का यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का है। तो देखिए फ्रेंड्स उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, है ना। देखिए आपको मैं एक चीज़ दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। MI टाइप मापी यंत्र जो होता है वो AC और DC दोनों पर मापन कर सकता है। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने इसको AC पर लगाया या DC पर, यह हमें रीडिंग देगा। तो जो पहला वोल्ट मीटर था वो तो इस 415 वोल्ट मीटर सप्लाई पर जुड़ेगा और 415 वोल्ट की रीडिंग दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखिए सेकंड जो मीटर था वो PMMC था और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र जो होते हैं वो केवल और केवल DC सप्लाई का करंट और वोल्टेज मापने के काम आते हैं। यानी कि ये परमानेंट मैग्नेट वाला जो था ये DC पर लगेगा तो ही सप्लाई रीडिंग देगा। अगर AC सप्लाई पर इसको लगा दिया तो ये रीडिंग नहीं देगा। यानी MI टाइप मीटर जो था वो तो रीडिंग देगा और PMMC जो है वो रीडिंग नहीं देगा। यानी प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि पहला मीटर तो 415 वोल्ट रीडिंग दे देगा लेकिन दूसरा क्या करेगा 0 वोल्ट रीडिंग देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। देखिए दोनों 415 नहीं देंगे, 0 नहीं देंगे, बस तो यही ध्यान रखना था आपको कि कौन सा 0 देगा कौन सा ये। तो इस 7वें प्रश्न का उत्तर डी हो गया। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किस में मापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स वोल्ट मीटर की सुग्राहिता होती है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बटे उसकी मापन सीमा, यानी उसका रेजिस्टेंस कितना है और उसकी मापन की सीमा कितनी है। अब वोल्ट मीटर की सीमा है तो वो तो वोल्ट में होगी ना, तो प्रतिरोध ओम में होता है, भाग वाले निशान को अपन प्रति कहते हैं, यानी ओम प्रति वोल्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। वैसे ध्यान रखिएगा वोल्ट मीटर की सुग्राहिता उच्चतम होनी चाहिए और किलो ओम प्रति वोल्ट में होनी चाहिए कम से कम। ओम प्रति वोल्ट तो छोटी इकाई है, हालांकि ऑप्शन ये भी सही होगा, और किलो ओम प्रति वोल्ट आ जाए तो ये भी सही होगा। आपको दोनों उत्तर ध्यान रखने हैं। किलो ओम प्रति वोल्ट जो है ये ज़्यादा बेटर होता है। वैसे ध्यान रखना है कि उच्चतम सुग्राहिता के मीटर का चयन करना है। इसका कारण ये होता है कि मापी को ओवरलोड होने से बचाया जा सकता है। तो इस 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि एक मूविंग कॉइल यानी चल कुंडली प्रकार का मापी यंत्र है तो उसका पैमाना कैसा होगा। देखिए चल कुंडली है जो मूविंग कॉइल मीटर को कहते हैं। ये मूविंग कॉइल मीटर जो है ये PMMC मीटर की बात कर रहा है भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर डायनमोमीटर चल कुंडली हुआ तो उसके आगे स्पष्ट लिखते चल कुंडली, अगर शॉर्ट में चल कुंडली लिखा हुआ आता है तो ध्यान रखिएगा ये परमानेंट मैग्नेट वाले की ही बात करते हैं हमेशा। यानी MC टाइप मीटर का पैमाना अपन से पूछा गया है। फ्रेंड्स हम सब जानते होंगे एक MC टाइप मापी यंत्र जो होता है उसका पैमाना हमेशा अनुपातिक होता है। अनुपातिक का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर उच्चतम तक, मान लीजिए कि वो 0 से लेकर 5 एम्पियर का कोई एम्पियर मीटर था तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 भागों में ये डिवाइड होगा तो 5 भागों की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, एक बराबर होगी। तो इसको इंग्लिश में अपन लीनियर और हिंदी में इसको रैखिक कहा जाता है। रैखिक की जगह अनुपातिक ऑप्शन भी आ सकता है। फ्रेंड्स प्रश्न अच्छा है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, पेपर के लायक प्रश्न है। यानी मूविंग कॉइल मापी यंत्र का पैमाना कैसा होता है, रैखिक पैमाना होता है। अब आ जाइए इन प्रश्नों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर बताते हैं। तो ये जो अरैखिक होता है ये MI टाइप यंत्र का होता है। ये वर्धित पैमाना जो होता है ये वो होता है कि 0 से लेकर अपनी एक्चुअल रीडिंग तक तो बराबर चलता है, लेकिन लास्ट में जैसे 0 से 100 तक तो 0, 25, 50, 75 और 100 यहाँ तक इक्वल होगा, लेकिन लास्ट में 100 के बाद सीधे इसमें आ जाएगी 800। तो ऐसा उसमें होता है जैसे इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग धारा का मापन करना हो तो ऐसे में अपन वर्धित पैमाने का उपयोग करते हैं। और सूक्ष्म पैमाने ये वो होते हैं जो पैनल मापी यंत्रों में लगते हैं, यानी पैनल की रीडिंग वगैरह लेने के लिए जो होते हैं एक्चुअल रीडिंग वो सूक्ष्म वाले पैमाने होते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ प्रश्न यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। देखिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है
कि एक सिंगल फेज सप्लाई पर वाट मीटर का संयोजन कैसे किया जाता है, वाट मीटर कैसे जुड़ता है। देखिए दोस्तों, वाट मीटर में दो कुंडलियाँ होती है, आपको पता होगा। वैसे वाट मीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर का एक तरह से कम्बिनेशन ही होता है। तो वाट मीटर में दो कुंडलियाँ, एक को करंट कॉइल, दूसरी को प्रेशर कॉइल कहते हैं। एक श्रेणी क्रम में जुड़ती है, एक समांतर क्रम में जुड़ती है, याद रखिए फ्रेंड्स। यानी इस प्रश्न में आपका सी और डी उत्तर तो नहीं होगा, ये श्योर हो गया। ना तो दोनों श्रेणी में होगी और ना ही दोनों समांतर में। तो अब आपको ए और बी प्रश्न पे ही, ऑप्शन पे ही ध्यान देना था। देखिए ए ऑप्शन ये कह रहा है कि करंट कॉइल लोड के सीरीज में और प्रेशर कॉइल सप्लाई के समांतर क्रम में, तो बिल्कुल सही है, यही उत्तर सही होगा। ध्यान रखिएगा, धारा कुंडली, इसको करंट कॉइल को फिक्स कॉइल भी कहते हैं, तो ये सीरीज में होती है और जो दूसरी कॉइल होती है वो समांतर में होगी। तो अपन इस 10वें प्रश्न का उत्तर कर देंगे ए, करंट कॉइल लोड के सीरीज में और प्रेशर कॉइल सप्लाई के समांतर में। तो यार उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। तो यार सबको कोई प्रश्नों में दिक्कत होगी नहीं शायद। ये 10 प्रश्न थे, और भी वीडियो इन्हीं मापी यंत्रों पर आधारित आपको उपलब्ध कराएंगे। 10 प्रश्नों का सेट ही उपलब्ध कराएंगे आपको फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।